अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि पंजाब में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही फ़िज़ा आलूदगी एक बार फिर जो है ख़तरनाक सतह तक पहुँच चुकी है, जिसने ना सिर्फ शहरी ज़िंदगी को मुतासर किया है बल्कि सेहत आमा के लिए भी संगीन खदशात पैदा कर दिए हैं। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और वस्ती पंजाब के दीगर अजला में स्मोक ने फ़िज़ा को इस कदर आलूदा कर दिया है कि खुली हवा में सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लाहौर के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 800 से तजावज़ कर गया है, जो बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक इंतहाई ख़तरनाक ज़िम्रे में आता है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक फ़िज़ा में मौजूदा जहरीले ज़रात, धुआं, सनती अखराज और सरहद पार भारतीय पंजाब से आने वाली आलूदा हवाएं इस सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना रहा है। हवा के कम दबाव वाले कहते हैं कि जोन्स जो हैं 95 से 100% तक बढ़ती हुई नमी ने भी आलूदगी के ज़रात को ज़मीन के करीब रोक रखा है, जिसके नतीजे में शहरियों की सेहत शदीद मुतासर हो रही है। सांस की तकलीफ, आंखों में जलन और दमे के मरीजों के लिए ये मौसम नहायत ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने हंगामी इक़दामात शुरू कर दिए हैं। लाहौर और गिरदोनवा के इलाकों में स्मोक गन्स के ज़रिए मसनूई बारिश का सिलसिला जारी है ताकि फ़िज़ा में मौजूद ज़रात को कम किया जा सके। ज़रूरी इलाकों में जो है मुंजी जलाने पर सख्त पाबंदियाँ आयद की गई हैं और मसाजिद व देहात में मुसलसल जो है आगाही मुहिम जारी कर दिया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, हुकूमत पंजाब ने फ़िज़ाई आलूदगी और सर्द मौसम के पेश नज़र स्कूलों के औकात में भी तब्दीली कर दी है और सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ऐलान किया है कि मौसम सरमा अब स्कूल जो सुबह 8:45 बजे जो है वो शुरू होगा और दोपहर जो है 1:30 बजे के करीब जो है वो रहेगा। तो बहुत कम टाइमिंग्स कर दी गई हैं स्कूल्स के ताकि बच्चे जो हैं वो इस मौसम से बच सकें। ये फ़ैसला बच्चों की सेहत हिफाजत के पेश नज़र किया गया है ताकि वो स्मोक के ज़्यादा ख़तरनाक औकात यानी सुबह के वक्त कम से कम नुमाइश में आए। हुकूमती इक़दामात बावजूद जो है माहिरीन का कहना है कि अगर सनती अखराज, ट्रैफिक, धुआं और फसलों की बाकियात जलाने पर काबू ना पाया गया तो स्मोक आइंदा हफ्तों में मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घरों के अंदर गुजारने की हदायत की गई है। ये बहरान एक बार फिर याद दहानी है कि फ़िज़ाई आलूदगी की महज मौसमी मसला नहीं है बल्कि पायदार माहौलियाती पॉलिसी और अवामी शऊर की कमी का भी नतीजा है। और अगर बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो आने वाले दिनों में भी पंजाब की फ़िज़ा मज़ीद जहरीली हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे सिचुएशन के ऊपर और इस सिचुएशन से बचा कैसे जा सकता है और बच्चों को कैसे महफूज कर सकते हैं, बुज़ुर्गों को कैसे महफूज कर सकते हैं, क्या एहतियाती तदबीर हमें करनी चाहिए। और हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद ज़िया जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। सर, आपने देख लिया है कि जो जितने एयर पोल्यूटेंट्स हैं पूरे शहर के ऊपर, आप देखा फ़िज़ा जो है बहुत आलूदा हुई हुई है। हर जगह ऐसे लग रहा है कि ठीक किस्म के बादल हमें नज़र आ रहे हैं। असल में वो फॉग नहीं है, वो स्मॉग है। स्मॉग से कैसे बच सकते हैं? ऑल्दो हमें पता है ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है इसको कर्व करने के लिए। ये अवेयरनेस प्रोग्राम ज़बरदस्त है। नॉलेज ही रोशनी है और इससे हम बहुत सारी बीमारियों और प्रॉब्लम से बच सकते हैं। थोड़ी सी एहतियात। कोविड से इंसानों ने बहुत कुछ सीखा। अगर हम 2-3 चीज़ों का ख्याल कर लें कि एक्सपोजर कम से कम करें, बाज़ार जितना कम हो सके, जो एक चक्कर में काम हो सकता है वो 3 दफ़ा ना जाया जाए। जैसे बच्चों की स्कूलिंग का उन्होंने टाइम कुछ रिस्ट्रिक्ट किया है। जब भी स्कूल पहुँचें तो एक दफ़ा हैंड वाश, माउथ वाश, नोज़ वाश, और जब भी कोई घर पहुँचे या वर्क प्लेस पे पहुँचे, हैंड वाश और माउथ वाश और नोज़, सबसे ज़्यादा आंखें, नाक और गला इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। इसके बाद लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। और वो लोग जिनको ऑलरेडी लंग्स का मसला है, नज़ला है, ज़ुकाम है, रहता है, बलगम या केरा रहता है, उन्होंने अपनी अद्वियात बिल्कुल टाइम पे लेनी है ताकि वो हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। हेल्दी रहेंगे तो कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर, स्पेशली हम बात करते हैं जिन लोगों को दमा है, ठीक है, बहुत क्रॉनिक होता है इस सीज़न के अंदर जो है, और इनहेलर्स पे होते हैं वो, क्योंकि घर में भी आपको पता है कि आपने हर घर में एयर ह्यूमिडिफायर्स, प्योरीफायर्स नहीं लगे हुए, तो घर में कैसे एहतियात कर सकते हैं? घर में बाहर एक्सरसाइज, वॉक वगैरह ना करें। इट डज़ंट मीन कि एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ 3-4 चीज़ों का ख्याल करें कि अपना खाना पीना थोड़ा सा चेंज कर दें। जितनी भी बंद डिब्बों में चीज़ें आती हैं, केचप है, जूसेस हैं,
फ्रिज में निकली चीज़ें हैं, इनको इन दिनों में इस्तेमाल तर्क कर दें, बंद कर दें और लिटल वार्म चीज़ों पे चले जाएं। साइंस ने प्रूव किया है कि जो लोग सारा दिन थोड़ा थोड़ा पानी के सिप्स लेते रहते हैं और लिटल वार्म चीज़ें लेते हैं, दोपहर को नैप लेना है या रात को सोना है तो आधा कप 1 कप गर्म दूध पी के सोना है। दूध नहीं पीना तो आप कोई सी चीज़ वार्म ले लें, उससे आपका नाक, गला, कान A1 रहेगा। अगर आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा है, बूढ़ा है, किसी को एस्थमा है, सांस का मसला रहता है, स्टीम लेना बेस्ट तरीका है। ठीक है। और स्टीम ऑलरेडी डॉक्टर्स ने बताया होता है बेस्ट स्टीम नेबुलाइज़र के साथ है। ठीक है। उसमें उसी तरह सेलाइन डालें, उसमें डॉक्टर ने जो भी आपको क्लाइनल बताया, एटम बताया, वेंटोलिन बताया, उसी तरतीब से ही दें। अगर आपके लंग्स के छोटे छोटे आगे एल्वियोलाई हैं, गुब्बारे हैं जहाँ से ऑक्सीजन, आप यूँ सोचिएगा 2.5 mm से लेके 10 mm तक इस वक्त मुअल्लक ज़रात मौजूद हैं। ये गैसेज ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत मुख्तलिफ किस्म की लीथल गैसेज हैं। उसके अलावा पर्टिकुलर मैटर है जो हाईली डेंजरस है, जो लंग्स में इम्पैक्ट हो जाता है 10 माइक्रोमीटर तक एग्जैक्टली लंग्स टिश्यू में चला जाए तो वहाँ से निकल नहीं सकता। इसका मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब होगी और आगे चल के ये कैंसर काजिंग भी हैं चीज़ें। वो कंट्री जो बिल्कुल क्लीन है, एनवायरनमेंट एब्सोल्युटली 50 AQI से कम रहता है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ ही बेहतर नहीं है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ भी प्योरिटी ट्रिमेंडसली ज़्यादा है। अब यूँ सोचिए कि WHO की रिपोर्ट्स में इस वक्त कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे एवरेज लाइफ स्पैन 45 to 50 है, और हमारी इसी दुनिया में अच्छे लोग इतने भी हैं या इतने खूबसूरत शहर भी मौजूद हैं जहाँ पे ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 ईयर्स के पास पहुँची हुई है। सो डबल है कुछ शहरों में, कुछ मुल्कों में, और इसमें 3-4 कंट्रीज तो अब एशिया में हैं। इसका मतलब कि वी कैन डू इट। हमने इन पे थोड़ा सा अमल करना है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, सिर्फ हैंड वाश, माउथ वाश, वार्म ड्रिंक्स, लेकिन जब भी बाहर निकलें, स्पेशली वो हमारे भाई जो साइकिल, बाइक्स पे है या गाड़ी का शीशा ओपन रखते हैं या वेंट गाड़ी का ओपन है, गाड़ी बेशक बंद है, तो आपने मास्क ज़रूर लगाना है। हर वो शख्स जिसको छींकें आ रही हैं, खांसी आ रही है, सांस का मसला है, वो घर में भी मास्क लगाएगा। ठीक है जिसको जी जी। अच्छा, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं जिनके लिए वॉक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और वो इस एज में है कि वो नहीं कर सकते घर में, हमारा लाइफस्टाइल उस तरह का बिल्ड नहीं हुआ होता कि हर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो मशीन्स का इस्तेमाल करें, तो उनको क्या करना चाहिए? वो कैसे इस लाइफस्टाइल के अंदर रहकर अपनी एहतियात कर सकते हैं? हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, जितने भी हार्ट से रिलेटेड मसाइल हैं या लंग से रिलेटेड मसाइल हैं, ये देखा गया है कि इन दिनों में जब के पोल्यूशन बढ़ेगी, हार्ट अटैक का रेट और स्ट्रोक का रेट बढ़ जाएगा जी। एलर्जीज, इन्फेक्शन ट्रिमेंडसली बढ़ जाएंगी। इसका मतलब ऑलरेडी नोन केसेस ने अपनी अद्वियात टाइम पे लेनी है। इस पूरे प्रोग्राम का मतलब हरगिज़ मसला नहीं है कि हम लोगों को डराने धमकाने निकले हैं। प्लीज़ कीप अप योर स्माइल। आप घर में प्रॉपर नींद लें, सिंपल सी डाइट लें, ठंडी खट्टी चीज़ें तर्क कर दें, एक्सरसाइज को इनडोर ही अपना मामूल बताएं। अपना रूटीन, रेगुलर रूटीन होनी चाहिए एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज मस्ट है खाने के बाद थोड़ी, और एक्सरसाइज वो करें जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो, लंग्स भी, स्पाइन भी। आप देखें हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जब आए दिन मैं सुनता हूँ 40-50 ईयर्स पे लोगों को नेक स्टिफनेस, शोल्डर फ्रोज़न। प्लीज़ यहीं क्यों होता है? पूरी दुनिया में ना होने के बराबर है। प्लीज़ आप एक्सरसाइज रखें, विटामिन डी ज़रूर लें, दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें, विटामिन डी ज़रूर लें। कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें आपकी नेक और शोल्डर इन्वॉल्व हों। छोटी पीटी कर लें और काफ़ी देर करें। और बहनों के लिए, माओं के लिए ज़रूरी है कि लुकिंग ग्लास के सामने खड़े होकर करें, ताकि आप अपनी पोस्चर देख रहे हैं कि आप कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े हैं, सो दैट योर पोस्चर मीन्स। पूरी दुनिया में माइनस टेम्परेचर पे भी लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि गोरों की नानी भी मेरे से ज़्यादा फिट है, बिल्कुल। इसलिए कि दे आर डूइंग गुड एक्सरसाइज। इट शुड बी अ वेरी मेडिटेशन, स्लीप, नमाज। इसके बाद ज़रूरी है कि अपनी सिंपल सी डाइट लें जो भी अवेलेबल है।
लेकिन बिहेव लाइक चाइनीज़, बिहेव लाइक जापानीज़, लिटिल वार्म ड्रिंक्स पे ज़्यादा जाएं, लेकिन स्माइल ज़रूर करें। स्माइल शुड बी आवर नेशनल सिंबल। हमने ट्रोलिंग सीख ली, ये जो सोशल मीडिया उसका मिसयूज सीख लिया, प्लीज़ हम ये भी सीख लें। वही बात की है कि यू शुड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। अगर एक बंदा स्माइल करता है, माँ स्माइल करती है तो पूरा घर स्माइल करता है, बच्चा स्माइल करता है तो पूरा घर स्माइल करता है, एक आधे का मीटर डाउन भी हो तो फौरन अप हो जाता है। तो प्लीज़ स्माइल करना शुड बी आवर नेशनल सिंबल, सो दैट वी आर वेरी ग्रेट नेशन। आर्मी इज़ डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बेस्ट जॉब, तो हमें सब ने कंट्रीब्यूट करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, आपने देखा है कि इसी मौसम में एक तरफ डेंगू है, एक तरफ स्मॉग है, बिल्कुल लोग बीमार बहुत हो रहे हैं। टेम्परेचर के भी आपने देखा है बहुत से हो रहा है कि उनको टेम्परेचर उतर ही नहीं रहा, तो टेस्ट हो रहा है तो डेंगू पॉजिटिव है, क्योंकि मच्छर भी है, ठंड भी लग रही है और कहते हैं ना कि गर्द गुबार भी है। तो ये तीन चीज़ों से हम डील करें सर। बिल्कुल। तो इसमें इम्यूनिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? इम्यून सिस्टम बॉडी में सबसे, जैसे किसी भी कंट्री की आर्मी, रेंजर, डिफेंस सिस्टम जितना स्ट्रांग होता उतना ही कोई भी बुरे से बुरा दुश्मन भी उसकी तरफ नहीं देखता। द वे वी प्रूव्ड इट। तो इट मीन्स कि हमें सिर्फ अपनी स्लीप, स्माइल, एक्सरसाइज, वेरी सिंपल डाइट, लेकिन प्लीज़ विटामिन डी को काफ़ी हाई रखें। विटामिन डी रेगुलर लें। ये छोटे बच्चों में भी कम है, ये बड़ों में भी कम है। हमने सिंपल डाइट छोड़ दी है, उससे हम ये जितनी भी ब्लेंडेड डाइट है, प्रिजर्व डाइट है, बंद डिब्बों में है, फास्ट फूड है, ये हेल्दी नहीं है। जूसेस हेल्दी नहीं है। एक एप्पल खाना कहीं बेहतर है एप्पल का जूस पीने से। तो प्लीज़ गो फॉर द सिंपल थिंग्स। और जो आपके फोर फादर्स कहते हैं, हम 20 साल बाद हम वही कह रहे होते हैं कि माई फादर इज़ माई रोल मॉडल। हर बंदे के लिए उसके पेरेंट्स ही एंड पे रोल मॉडल बनते हैं, क्योंकि दे हैव स्पेंड एब्सोल्युटली अ वेरी सिंपल लाइफ। तो आप अपनी मुदाफ़ियत का ख्याल करें। हर बंदे का टेस्ट फ्लेवर अलग है। सोने से पहले फ्रिज से निकली चीज़ नहीं लेनी, चंद सिप्स वार्म ज़रूर लेने हैं, और घर वालों से अच्छे तरीके से, जितना 50% हमारी हेल्थ साइकोजेनिक है, हम लोगों को स्पेस देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे की रिस्पेक्ट ज़्यादा शुरू कर दें, पूरा घर ही नहीं ठीक होगा, पूरा मोहल्ला ही ठीक हो जाएगा। मोहल्ला ठीक होगा तो पूरा पाकिस्तान ही A1 हो जाएगा। एक बंदा घर लड़ाई करके आता है ना, वो सड़क पे भी लड़ता जाके, और ऑफिस में जाके उसकी परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट नेगेटिव ही रहेगी। तो प्लीज़ डोंट डू इट। आई थिंक ये आपकी कम्युनिटी के अंदर भी एक पॉजिटिविटी भी है सर। डेफिनेटली। अच्छा सर, घरों को अगर हमने फ़िज़ा को या एटमॉस्फेयर को हमने साफ़ करना हो, हमें लगे कि घरों में जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ना आए, बैक्टीरिया ना आए, तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, हर जगह से सील कर देना चाहिए विंडोज़ वगैरह को? आई डोंट थिंक सो। जब भी AQI कम है उस वक्त तो आप ओपन रखें, जब ज़्यादा है सर्टनली यू हैव टू। उन एरियाज़ में जहाँ कंजेशन ज़्यादा है, ऑलरेडी AQI काफ़ी हाई है, वहाँ पे आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मोस्टली जो हमारे आजकल टेम्परेचर रेगुलेटर्स हैं, जैसे हमारा ये जो AC है, एयर कंडीशन, ये सर्दियों में गर्म करेगा, लेकिन इसमें इतने वेंट दिए हुए हैं कि उसको हवा को साफ़ भी करता है। फ़िल्टर जैसे HEPA फ़िल्टर्स हैं, जैसे एयर प्योरीफायर हैं, जो अफोर्ड करते हैं वो तो ज़रूर लगाएं। इट्स हाईली एफिकेशियस, हाईली यूजफुल। इसको तो यूज़ करना चाहिए। सर, प्योरीफायर और ह्यूमिडिफायर में क्या फ़र्क है? ह्यूमिडिफायर तो सिर्फ हमारी ह्यूमिडिटी को बेहतर करेगा। ठीक है। जैसे अब 4-5 बच्चे एक ही कमरे में आमतौर पर ऐसे होता है जी, ऐसे होता है, तो वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी तो वही है। ठीक है। नॉर्मल 20-21% हवा में ऑक्सीजन है, बाकी सारी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस हैं। ठीक है। जब इतने लोग लेंगे, जैसे शादी वाला घर है, फौतगी के, आपने देखा है कमरे में कंजेशन फील होती है, यू डोंट सिट ओवर देयर, इट मींस ऑक्सीजन ऑलरेडी 10% पे ड्रॉप कर गई है, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाती है। एग्जैक्टली, यू फील के ये नहीं ठीक है। ठीक है। तो घरों में प्लांटेशन करना, एयर प्योरीफायर लगाना, ह्यूमिडिटी चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल रखती है कि ड्रॉपलेट्स जो हवा में गलत मलत हैं उनको हल्की सी ह्यूमिडिटी नॉर्मल 60-65 पे रहनी चाहिए। इट्स वेरी हेल्दी। प्योरीफायर तो सिर्फ हवा में से जितने मुअल्लक
AQI है उसको क्लियर कर देगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने देखा है कि एंटी स्मॉग गन्स लगाई गई हैं पूरे शहर में, लगी गई है ऐसे इलाकों में जहाँ एयर क्वालिटी जो बहुत ऊपर है। एयर क्वालिटी अगर कुछ इलाकों की बात करें, जैसे हमें एक स्टैट्स के मुताबिक अपर माल लोअर माल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के ऊपर जा रहा है, जहाँ कंजेशन ज़्यादा है, ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है। तो आपको लगता है ये जो गन्स लगी हुई हैं, स्मोक गन्स हैं, ये एक सेहत के लिए कुछ बेहतर काम कर सकती हैं, कारामद हो सकती हैं, एयर को प्योरीफाई कर सकती हैं बीइंग अ डॉक्टर? डेफिनेटली इनका फ़ायदा है। वो जैसे स्प्रे करते हैं आर्टिफिशियल, आगे रेन का आएगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन जितनी प्लांटेशन हम ज़्यादा करेंगे, गवर्नमेंट के साथ हैंड इन हैंड, गवर्नमेंट कोई भी हो, हमने हैंड इन हैंड आंखें बंद करके आमीन कहना है। जब पूरी कौम एक ही रास्ते में चलती है ना, रस्सी को एक ही तरफ, तो मोमेंटम डेवलप होता है, उससे चीज़ें फ़ौरन बेहतर होती हैं। जैसे मैं अपना साइकिल, स्पेशली बाइक, गाड़ी, धुआं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गाड़ी की ट्यूनिंग साल में 2 दफ़ा होनी ही चाहिए, ताकि स्मोक ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट का भी जो एमिशन हो रही है उसको, फॉसल फ्यूल बर्निंग, हमारे देखें ना अभी भी वो सिट्टे वाले फिर रहे हैं, इनको तो लगा रहे हैं धुआं। देखिए इतनी भी इंजॉयमेंट अलाउड नहीं है कि एक सिट्टा खाने के लिए पूरे शहर को हम पहले ही धुआंधार किए बैठे हैं। तो प्लीज़ कीप इट अप, लेकिन इसको टोटल बंद होना चाहिए, इसमें ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। कोई गाड़ी, कोई बाइक, मेरी है, आपकी है, किसी बड़े की है, वो बंद होनी चाहिए, ताकि एमिशन एक दफ़ा रोक दें। इसमें सबसे डेंजरस जो है, नोटेबल चीज़ मेडिकल साइंस में 80% 80 वास्ट मेजॉरिटी जो पोल्यूशन है वो डीजल ओरिएंटेड है। वो इंजन्स, वो गाड़ियों में हो, वो भट्टे में हो, वो घर में जनरेटर की सूरत में हो, ये सबसे ज़्यादा एमिशन है, डेंजरस है, अनहेल्दी है, लंग्स, हार्ट को डैमेज करती है, हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का रेशो बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन और ये जो एलर्जीज हैं बढ़ जाती हैं। ये ऑलमोस्ट कंट्रोलेबल, ठीक है, ये ऑलमोस्ट हम इसको डिमिनिश कर सकते हैं। हमने गवर्नमेंट के साथ सब एक ही बोट में बैठे, सब एक ही दफ़ा मिलके कोशिश करेंगे तो ये चंद दिनों में फ़र्क पड़ना चाहिए और विजिबल फ़र्क पड़ना चाहिए। अच्छा सर, ये भी एक रिसर्च के मुताबिक खबर आई थी कि जो लाहौर के बासी हैं, जो लाहौर में रहते हैं या कॉस्मोस में रहते हैं जहाँ ये स्मोक बहुत ज़्यादा है, उनकी उम्र जो है 5 से 10 साल जो है वो कम हो रही है। ये एब्सोल्युटली सही बात है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरिया for this very reason is far ahead as compared to urban areas। हमारा बड़ा मसला सिर्फ हम एक ही काम, आबादी बढ़ाने वाला काम हम सबसे नेकी समझ के कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मसला अर्बनाइजेशन है, मैस माइग्रेशन फ्राम विलेजेस, क्योंकि विलेजेस को अपलिफ्ट नहीं किया गया। विलेजेस पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, वहाँ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो शहरों की तरफ मुंतकिल ना हो। सारे उठ के शहरों, न्यू जर्सी ऐसे ही आबाद हुए। यूरोप की जो छोटे छोटे देहात हैं वो जन्नत का नमूना है। किसी भी पेरिस से उसके साथ छोटी छोटी आबादियाँ देखें, आप चंद दिन रह के देखें, आपने खुद देखा है वो। आप न्यूयॉर्क की काउंटीज देख लें, आप पेरिस के पास देख लें, तो यू वांट टू लिव ओवर देयर, फिर जन्नत क्या होगी उसको देख के लगता है एनवायरनमेंट क्लीन है, घर बड़े बड़े हैं, खूबसूरत, इतनी क्लीनलीनेस, लगता है जन्नत तो फिर आप मतलब। सर हमारे गांव भी बहुत खूबसूरत है, अगर उनको नेसेसिटीज दी जाए तो दे आर वेरी ब्यूटीफुल। अभी भी खूबसूरत हैं, उसको और ज़रा लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद ज़िया साहब, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने स्मोक पे बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया। उनका कहना है कि लोग जो स्मोक की वजह से बीमार हैं उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, विटामिन D खसूसी तौर पर लेनी चाहिए, घर में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको एयर प्योरीफायर्स भी लगवाने चाहिए, और बेजा जो है ना बिल्कुल अगर जो ज़रूरी है तो प्लीज़ आप लोग रुख करें मार्केट्स का, खुली जगहों का। मगर जो लोग घर में रहकर इजीली कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है उन्होंने जब जाना है सिर्फ अपनी वो अपनी चहलकदमी करने के लिए, तो वो घर में ही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि स्मोक का जो मौसम है वो बहुत डेंजरस मौसम है जिससे बहुत से लोग अफेक्ट हो रहे हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम मौसम के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी और बात करते हैं, क्योंकि शुमाली इलाका जात ने ना कहते हैं ना कि
सफ़ेद जो है वो चादर ओढ़ ली है और ख़ूबसूरत मनाज़र दे रही है। अगर हम बात करें लाहौर के इलाके की तो वहाँ जो है स्मॉग ने शहरियों का बेड़ा गर्क कर लिया है और इसके साथ साथ ना सिर्फ वो सेहत का ऊपर असर हुआ है बल्कि पूरा शहर जो है इस वक्त कहते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी में मुब्तला हो चुका हुआ है। तो अगर हम शुमाली इलाका जात की बात करें तो उसके सियाती मकामात की ख़ास तौर पर तो वादी सवात में सर्दी ने एक बार फिर जो है वो दरवाज़ा नॉक कर दिया है और कलाम, मालम जब्बा, मरगज़ार समेत बालाई इलाकों में ठंड का बाकायदा आगाज़ हो चुका हुआ है। तो देखा जा रहा है कितने खूबसूरत मनाजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऐसे लग रहा है जैसे हर बंदे का दिल चाह रहा है कि वहाँ जाएं और वहाँ का नेचर एंजॉय करें, वहाँ की ठंडक एंजॉय करें और गरम गरम कहते हैं कि खाने खाएं, सूप पिएँ। मगर जो है लोगों ने अभी तक जो कहा जा रहा है कि गर्म मलबूसात भी पहनना शुरू कर दिए हैं। तो मज़ीद डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि क्या डिटेल्स हैं, कैसा एंजॉय करें लोग। सर्दी ने कुछ इलाकों में कोई ज़्यादा तो नहीं क्योंकि पहली बर्फ़बारी हो चुकी है और हमें ज्वाइन किया है हारून सिराज ने, तो उनसे पूछते हैं कि क्या तफसीलात है उनके पास। हमारे नुमाइंदे हारून सिराज ने भी ज्वाइन किया है और सवाल से हमें अपडेट कर रहे हैं मौसम के हाल के ऊपर। तो जी हारून बताएं आपके पास क्या तफसीलात हैं, क्या बर्फ़बारी जो है पहली वो कब मुतवक्के है? बिल्कुल, मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो स्वात का इस वक्त बहुत ही प्यारा मौसम है। इसी मौसम को एंजॉय करने के लिए मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो एक दफ़ा फिर स्वात की जानिब गामजन है और अपने पसंदीदा जो टूरिस्ट स्पॉट है उसके जानिब दिखाई दे रहे हैं। अगर सयाहती इलाकों की बात की जाए, कालाम, मियादम, महोडन, मरम जब्बा, मरगज़ार, इन इलाकों में जो है सयाह एक दफ़ा से फिर स्वात का रुख कर रहे हैं और यहाँ की ठंडठार मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अगर बात की जाए तो सैलाब के बाइस स्वात का जो टूरिज़म था वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका था, लेकिन जैसे ही सर्दियों का आगाज़ हो चुका है तो हल्की हल्की जो टूरिज़म है वो दोबारा बहाल होना शुरू हो गई है और जो टूरिस्ट है वो एक दफ़ा फिर स्वात का रुख कर रहे हैं। इसी तरह अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो स्वात का जो मेन मिंगोरा सिटी है, मिंगोरा शहरी जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर तो बहुत ही प्यारा मौसम है इस वक्त। अगर सयाहती और टूरिस्ट स्पॉट्स की बात की जाए तो वहाँ पर तो ठीक ठाक सर्दी, यानी कालाम और मालम जब्बा में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सर्दी शुरू हो चुकी है और लोग गर्म मलबूसात भी इस्तेमाल कर रहे हैं और गर्म पकवान का भी जो है वो ख़ास अहतमाम किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर सयाहों के हवाले से, नाश्ते के हवाले से बात की जाए तो बाईपास और फिज़ा गट्स में जितने भी रेस्टोरेंट वाक़िया हैं वहाँ पे अंडा पराठा, लाहौरी चने और इस तरह के दीगर जो खाने हैं उसके काफ़ी डिमांड की जा रही है और इस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद जो है इन रेस्टोरेंट पर सयाहों के साथ मकामी लोगों की भी मौजूद है। दूसरी जानिब अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त भी मौसम जो है काफ़ी खुशगवार है और इसके बाद जो सर्दियां हैं वो भी उस पर ठीक ठाक आगाज़ हो जाएगा और जो बर्फ़बारी वाली सूरत हाल है वो भी नवंबर या दिसंबर के महीने से शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले साल भी बर्फ़बारी का जो आगाज़ था वो काफ़ी देर से हो चुका था और इस वक्त भी इस दफ़ा भी जो मौसमियाती माहिरीन है उनका कहना है कि जो स्वात में बर्फ़बारी का आगाज़ है वो दिसंबर के आखिरी वीक जो है या आखिरी हफ्ता जो है उससे शुरू हो जाएगी। जी थैंक यू सो मच। हारून सिराज हमें सवाल से अपडेट कर रहे थे। उनका ये कहना था कि फ्लड के बाई जो है टूरिज़्म बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुआ था, मगर वापस जो है कहते ना कि आबो ताब के साथ जो है लोग जो हैं ऐसे सियाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। मगर फिर भी हम उनको ख़बरदार करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक बर्फ़बारी नहीं हुई है। ये कहा जा रहा है कि मौसम नुक्ता अंजुमात जो है में पहुँचेगा नवंबर या दिसंबर में और लोग जो हैं ठंडी हवाएँ इंजॉय कर सकते हैं अभी। और साथ अगर हम थोड़े से पकवान की बात करें, जैसे कि उन्होंने बताया कि सवात में लाहौरी चने लोग शौक से खा रहे हैं, सूप्स पी रहे हैं, अंडा पराठा जो है उनको भी इंजॉय कर रहे हैं। और लाहौरी खाने जो हैं पूरी दुनिया में वैसे तो बहुत मशहूर हैं और ख़ासतौर पर हमने देखा है कि जब भी जिक्र आता है लाहौर का तो लाहौर के जो पकवान है वो हमेशा सरे फहरिस्त होते हैं और जिधर भी जाए लोग कहते हैं कि लाहौर के जो मकामात हैं और लाहौर के जो पकवान हैं वो हमेशा से याद रहते हैं। और ये भी कहा जाता है जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। खैर पंजाबी का वर्ड है लेकिन फिर भी इट्स अ पार्ट ऑफ इट। और लेकिन बड़ा अच्छा लगा सवात से ऐसे अपडेट देख रहे हैं हम, जहां हमने देखा था कि सवात में क्या कंडीशंस थी जब प्री मानसून और पोस्ट मानसून हालात बने थे। लोगों ने अपनी कहते ना कि जानो माल का बहुत नुकसान उठाया, मगर अब एक कहते ना कि एक स्माइल जो देखी उन लोगों के चेहरों पर तो वाकई मज़ा आ गया है और मज़ा दुबाला हो गया है। तो लाहौरियों अगर जिसने इस सर्दी को वाकई इंजॉय करना है तो सवात जाएँ, हमारा टूरिज़्म बढ़ाएँ और जा के खूबसूरत नज़ारे देखें। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ रहें।
बैक व्यूअर्स, बात करते हैं क्रिकेट की, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट का जुनून एक बार फिर जो है शुरू होने वाला है और इस बार मैदान सजेगा पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज़ का। पिंडी स्टेडियम में कल जो है 28 अक्टूबर से जो है सीरीज़ का आगाज़ होगा, जबकि दूसरा और तीसरा T20 मैच बिलतरतीब 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। ये सीरीज़ ना सिर्फ शायकीन के लिए कहते हैं ना कि जोश का बाइस बनेगा, बल्कि T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से भी एक बहुत अहम जो है पेशरफ समझी जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान करदा स्क्वाड में नए चेहरों और तजुर्बाकार खिलाड़ियों का एक मुतवाज़न इम्तजाज रखा है। सलमान अली आगा टीम की क़यादत कर रहे हैं, जबकि स्क्वाड में अब्दुल समद, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल हैं। इनके अलावा नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, उस्मान खान, साइम अयूब और साहबजादा फरहान जैसे खिलाड़ी भी टीम को मजबूत बनाते दिखाई दे रहे हैं। जबकि रिजर्व खिलाड़ियों की बात की जाए जिसमें फ़खर जमान, हारिस रऊफ और सफियान मुकीम शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान हाल ही में ख़त्म होने वाले टेस्ट सीरीज़ 1-1 से बराबर हुई, जिसके बाद जो है अब शायकीन की नज़रें जो मुख्तलिफ फॉर्मेट पर जमी हुई हैं। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया है कि साबिक कप्तान जो है बाबर आजम इस सीरीज़ में तीसरे नंबर पर बैटिंग करेंगे ताकि टीम में तवाज़न बरकरार रख सके और वो अपने तजर्बे से मिडिल ऑर्डर को मजबूत भी बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि सीरीज़ टीम के लिए तजर्बात करने और खिलाड़ियों को आजमाने का बेहतरीन मौका है। फ़खर जमान और मोहम्मद हारिस और हारिस रऊफ के ड्रॉप किए जाने के फैसले पर भी बात करते हुए हसन का कहना था कि इन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस भेजा जाएगा और ताकि वो अपनी फॉर्म और एतमाद बहाल कर सकें। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान खान को मौका देने के फैसले को उन्होंने मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स के खिलाफ मजबूती पैदा करने की हिकमत अमली बरकरार दिया है। सीरीज से कबल कौमी टीम ने रावलपिंडी में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया और ख़ास तौर पर बाबर आजम का कमबैक शायकीन क्रिकेट के लिए खुशी और उम्मीद की कहते हैं किरण हो सकती है। अब देखना यह है कि सलमान अली आगा की क़यादत में ये टीम जनूबी अफ्रीका जैसे मजबूत हरीफ के खिलाफ किस कदर कारकर्दगी का मुजाहरा करती है और क्या नए कॉम्बिनेशन के साथ जो है पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पर कामयाबी हासिल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थोड़ी सी विमेन क्रिकेट टीम के ऊपर बात करें जहाँ भी बहुत से चेंजेस देखे जा रहे हैं और PCB की जानिब से जो है मोहम्मद वसीम को कोच के कहते ना कि उस ओहदे से जो है वो हटा दिया गया है और देखना यह है कि अब क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, क्योंकि विमेन टीम भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो रही हैं। उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग का मिडल ऑर्डर भी बाकायदा तौर पे फेल हो रहा है। तो देखना यह है कि ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंज होगी। खिलाड़ियों की रद्दोबदल तो होती रहती है, हर ज़माने में हुई है, हर वक्त हुई है, हर वक्त देखने में आई है, मगर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ क्या जो कोचेस बैठे हुए हैं, जो कि थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, जो क्रिकेट गुरूज बैठे हुए हैं या मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो किस लिहाज से जो है अपने मैनेजरियल रोल्स को निभा रही है कि नहीं निभा रही, इसका फैसला तो आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में ही होगा। और अगर हम थोड़ी सी बात करें PSL के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की एक वाहिद लीग है जिसने दुनिया में अपनी पजीराई हासिल की है, दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, वहाँ भी बहुत सी चीज़ें देखने में आ रही हैं। और अभी हमने देखा है कि मुल्तान सुल्तान का कितना बड़ा तनाज़ा जो है सामने आया है, मंजर-ए-आम पे आया है और अली तरीन ने जिस तरह PCB के लेटर को यूँ कहते ना कि फाश कर दिया है स्क्रीन पे, तो देखना ये है कि उस लेटर में क्या था। उन्होंने अब स्टेटमेंट मांगी थी, उन्होंने कहा था कि हमें बताएं वजह, जो आप जो सब चीज़ें कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं टीम के अगेंस्ट बोल रहे हैं, मैनेजरियल रोल्स के अगेंस्ट बोल रहे हैं, इवन के पैसों पे बातचीत हो रही है, तो ये टेबल टॉक में होनी चाहिए ना कि सोशल मीडिया पे होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है बैलेंस तौर पर होनी चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि इसको पूरा डिस्कस डिटेल एनालिसिस करें और एनालिसिस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अहमद कुरैशी ने, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अहमद, आप बताएं ठीक हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद, T20 शुरू होने वाला है। मॉडर्न क्रिकेट, हमेशा से आंखें जमी होती हैं हमारी मॉडर्न क्रिकेट पे। हम टेस्ट नहीं देखना चाहते, ना देखना चाहते हैं, ना खेलना चाहते हैं, ना उसमें कहते हैं ना कि अपना जोश और जज्बा जो है, ना अपना लोहा मनवाना चाहते हैं। चेंजेस देखी हैं माइक हैसन की ने जो चेंजेस किए हैं, आप उससे इत्तेफाक करते हैं? आई थिंक काफ़ी वेल बैलेंस्ड और अच्छा स्क्वाड है। सिर्फ एक दो प्लेयर्स का मुझे समझ नहीं आया कि उनको रिजर्व में क्यों रखा गया है। एक तो हारिस रऊफ को जो रिजर्व में रखा है वो ठीक किया है, मोहम्मद हारिस, फ़खर जमान इनको बाहर किया है, बिल्कुल ठीक किया। हुसैन तलत और खुशदिल शाह को भी, क्योंकि
ये लोग पिछले काफ़ी अरसे से टीम का तो हिस्सा थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लोगों की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ये तो मेरिट पे प्लेयर्स को बाहर भी किया गया और जिनको सिलेक्ट किया गया उनको भी मेरिट पे सिलेक्ट किया गया। तो आई थिंक ये अच्छा और वेल बैलेंस स्क्वाड है और पाकिस्तान को एक अच्छा कंपटीशन देना चाहिए साउथ अफ्रीका को और कोशिश करनी चाहिए कि अहमद फखर जमान के ऊपर बात करें, डोमेस्टिक बहुत अच्छा खेला है, पीएसएल में उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, बीच बीच में भी खेल लेते हैं। आप एक प्लेयर को जैसे आप ओपनिंग भी कराते हैं और परफॉर्मेंस भी उनकी नॉट बैड, तो उनको बाहर निकाल देना, दूसरे को अंदर ऐड ऑन कर देना, तो ये तसलसल तो यहाँ नजर नहीं आता। आई एम नॉट एडवोकेटिंग हिम बट स्टिल। देखिए फखर जमान की अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस देखें ना, तो इतने अरसे में सिवाय गिनी चुनी 2-3 बड़ी परफॉर्मेंसेस के उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है एज सच। और सबसे मेन चीज़ ये है कंसिस्टेंसी। वो अगर एक मैच में चलते हैं तो शायद अगले 6-7 मैच में वो फ्लॉप रहे। तो आप इस तरह की कंसिस्टेंसी वो भी पावर प्ले के ओवर्स में नहीं अफोर्ड कर सकते। और T20 में आपको पता है कि मैच बनता भी पावर प्ले में और बिगड़ता भी पावर प्ले में है। तो दोनों टीम्स में से जो भी टीम अच्छी तरह से पावर प्ले को के ओवर्स को कंज्यूम करती है वो यूजुअली जीतती है। तो फखर जमान ने काफ़ी स्ट्रगल किया है और अप टू सम एक्सटेंड उनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी स्ट्रगल किया है। ऐसा नहीं है कि उनको मौके नहीं मिले या चांसेस नहीं मिले, उनको प्रॉपर चांसेस मिले, प्रॉपर मौके मिले, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। तो यही बात आप बाबर आजम के लिए कहेंगे? एक मैच में चलते हैं, 6 मैचेस में चलते नहीं हैं, लेकिन उनको थर्ड डाउन लेकर आ रहे हैं। लेट्स सी मिडिल ऑर्डर वो कितना संभाला देते हैं, बिकॉज मिडिल ऑर्डर तो इज द बैकबोन ऑफ द एंटायर टीम। देखिए बाबर आजम आपके T20 की रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं, तो जाहिर है उनकी परफॉर्मेंसेस इस तरह की थी कि वो नंबर 1 रहे हैं। दूसरा, बाबर आजम का प्रॉब्लम ये था कि वो थोड़ा सा स्लो खेलते थे। अदरवाइज अगर आप उनको देखें तो कंसिस्टेंसी का उनका उतना प्रॉब्लम नहीं था जितना फखर जमान का था। तो बाबर और फखर का उस तरह से तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। फखर जमान को भी चांसेस मिले हैं, उनका बेसिकली जो रोल था वो भी डिफरेंट था बाबर आजम से। फखर जमान एक थोड़े एग्रेसिव प्लेयर हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। बाबर आजम इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, वो सीधे बल्ले से खेलते हैं, फखर जमान टेढ़े बल्ले से खेलते हैं, तो बहुत फर्क है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस वाइज भी देखें तो आई थिंक बाबर वाज फार मोर अहेड देन फखर जमान। हाँ, बट नॉट विद द स्ट्राइक रेट, बट इट्स ओके, यू आर टॉकिंग, यू हैव योर ओन एनालिसिस। सलमान अली आगा बतौर कप्तान तकर्री, आपको लगता है कि ये आर्जी होगा, मुस्तकिल होगा, क्या ये फिर हम हिडन ट्रायल मेथड कर रहे हैं, अगर चल गया तो चल गया, नहीं किया तो बाहर कर देंगे? देखें, शाहीन शाह अफरीदी को होना चाहिए था T20 का कैप्टन, उसको आपने वनडे का कैप्टन बना दिया। आगा सलमान को वनडे का कैप्टन होना चाहिए था, उसको आपने T20 का कैप्टन बना दिया। एक क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं उनको। अब आप देखें कि शाहीन की अगर आप वनडे की रीसेंट पास की परफॉर्मेंस देखें तो उसकी शायद एज अ प्लेयर भी जगह ना बने और आपने उसको कैप्टन बना दिया है। सेम गोज फॉर आगा सलमान के, उसकी अगर रीसेंट पास की आप T20 की परफॉर्मेंस देखें तो उसकी एज अ प्लेयर जगह नहीं बनती और उसको आपने कैप्टन बना दिया है। तो इस तरह के फैसले जिनका कोई सर पैर है वो तो मेरी समझ से बाहर है। और आई थिंक ये एक टेस्टिंग सीरीज होगी आगा सलमान के लिए। अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीत गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे लगता है कि शाहीन कैप्टन होगा T20 का भी। अच्छा, शान मसूद के ऊपर भी कोई स्टेटमेंट अभी आई हुई थी, आई वाज रीडिंग अबाउट इट, उनको भी कहीं ना कहीं लगाया है पीसीबी ने। उनको बेसिकली डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट लगाया है। अब आप देखें कि एक कैन यू इमेजिन, थैंक यू, कैन यू इमेजिन डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, क्या कैलिबर, क्या सोच, क्या आपका परफॉर्मेंस एंड हाउ यू विल बी कम्युनिकेट। देखिए, इस सब से बढ़ के ये है कि आपका जिसको आपने इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर लगाया वो आपका मतलब एक करंट प्लेयर है, वो उसकी फुल टाइम जॉब क्रिकेट खेलना है। और इससे बढ़ के ये है कि वो आपका रेड बॉल का कैप्टन है। आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो D कैटेगरी में रखा है, आपने उसको इस काबिल नहीं समझा कि वो A कैटेगरी में आए और इसको आप इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर लगा रहे हैं जो कि वही बात है, मैं वे भी एडवोकेट नहीं करी, कहाँ उस्मान वाला का एक्सपीरियंस, चलो जो भी है, आपके ऊपर एक पर्सनालिटी, एक पर्सोना, एक परसुएसिव आपकी कैपेबिलिटीज नजर आती हैं, और कहाँ आपका प्लेयर शान मसूद जो कि अभी स्ट्रगलिंग है, कर रहा है, और वो कैसे इंटरनेशनली इन चीज़ों को पाकिस्तान आप एम्बेसडर हो पाकिस्तान के, आप रिप्रेजेंटेटिव हो। ये बहुत अजीब सी पर्ची नहीं लग रही आपको इधर? मुझे लग रहा है ये तो पर्ची है। मुझे तो उस्मान वाला से बड़ी पर्ची लग रही थी जो कि
कमेंट्री करते थे पोलो के मैचेस में और उनको आपने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट लगा दिया। आपको वो पता नहीं कहाँ से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और ग्रेसफुल लगे हैं, लेकिन वो बेसिकली पोलो मैचेस में कमेंट्री करते थे और उनको उठा के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट लगा दिया। चले कमेंट्री तो करते थे ना जी, चलो कमेंट्री तो करते थे ना, व्हाटएवर। What do you think for शान मसूद? कमेंट्री करते थे तो फिर शान मसूद भी काफी पढ़ा लिखा है, वो यूके से ग्रेजुएट है, आगे उसने स्पोर्ट्स में भी अपनी जो डिग्री है वो की हुई है। सो आई थिंक वो उस लिहाज से शान मसूद इज बेटर। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रेड बॉल का कैप्टन होना, एज अ प्लेयर खेलना, ये फुल टाइम जॉब है। उसके साथ साथ आप उस पर एक ऐसी जिम्मेदारी डाल रहे हैं जो इन फुल टाइम जॉब है। तो आई थिंक पाकिस्तान में और भी बहुत बेहतर लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट वाला। तो मुझे तो इस फैसले का कोई सर पैर नजर नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि ये फैसला ज्यादा अरसे तक चलेगा। या फिर शान मसूद की कप्तानी जाएगी या फिर शान मसूद जो है वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट रहेंगे और मुझे उसके बाद या तो फिर वो खुद चले जाएंगे, ये भी हो सकता है। मुझे ये लगता है कि शायद शान मसूद को कहीं ना कहीं सिक्योर करने के लिए कि अगर उनकी कप्तानी चली जाती है या क्योंकि वो सिर्फ अभी टेस्ट टीम का हिस्सा है, उससे भी वो बाहर हो जाते हैं, तो एटलीस्ट उनके पास बैकअप के तौर पे डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट कोई ओहदा हो जहाँ से वो पैसे भी माशाल्लाह अच्छे कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है तैमूर और अहमद। अच्छा अहमद, उस्मान खान और साहबजादा फरहान जैसे खिलाड़ियों को मौका देना, आपको क्या लगता है मिडिल ऑर्डर में कितनी बेहतरी आ सकती है? देखिए, साहबजादा फरहान ने तो एशिया कप में साबित किया है कि वो डिजर्व करता है। अगर इस पूरी T20 की टीम में अगर कोई आपकी जगह अपनी डिजर्व करता है वो साहबजादा फरहान है। मेरा नहीं ख्याल इस T20 साइड में उससे ज्यादा कोई बेहतर जगह डिजर्व करता है। रही बात उस्मान खान की, उस्मान खान साहब ने एक जो हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे के यूएई के बजाय पाकिस्तान को चूज करने की, वो हमारे गले तो पड़ी है। आईसीसी इवेंट्स में भी मुझे लगता है कि अभी भी हमने उससे सीखा नहीं है और हम फिर उसको मौका देने जा रहे हैं। आई होप कि अब वो जो उसको बार बार मौका मिल ही रहा है तो वो परफॉर्म भी कर ले, हमारा भी कुछ भला हो जाए टीम का और क्रिकेट का। लेकिन आप बार बार उसी को अगर लेके आना है तो फिर मेरे ख्याल में जो डोमेस्टिक में अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं खासतौर पे T20 में। थैंक यू सो मच अहमद कुरैशी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ थे। बड़ी जबरदस्त किस्म की हमने गॉसिप भी की है स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से। बहुत सी चीजें देख रही हैं, बहुत सी डेवलपमेंट देख रहे हैं। अल्लाह करे डेवलपमेंट पाकिस्तान के हक में हो। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात करेंगे योम सियाह के हवाले से। योम सियाह जो है 74 साल पहले कश्मीर को जिस तरीके से आज के दिन ऑक्यूपाई किया गया, वहाँ भी भारतीय जारियत ने जो है ना अपने तमाम जो है ना मसाए, कहते ना कि अपना तमाम असर रसूख जो है लगा कर जो है कश्मीर को रातों रात जो है ऑक्यूपाई किया। और हम इसी हवाले से आज बात करेंगे कि योम सियाह का पस मंज़र क्या है, पाकिस्तान की जदोजहद क्या है, पाकिस्तान आज किस मकाम पर खड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अभी UNGA के असेंबली में भी कश्मीर के अहम मौजू के ऊपर जो है बातचीत की है और कहा गया है कि अगर पीसफुल और अगर हम अमन चाहते हैं तो कश्मीर के मसले को हल कराया जाए। ये मसला कितने सालों से ज़ेरे बहस है मगर अभी भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई जा रही इस मसले के ऊपर। लाखों कश्मीरी जो है आज भी उनके दिल जो है पाकिस्तान के साथ हैं, आज भी वो आज़ादी की उस जदोजहद में जो है मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और राह देख रहे हैं कि उनको आज़ाद किया जाए। तो आज हम तमाम इस सारे सिचुएशन पे बात करेंगे, इस अहम गुफ्तगू के ऊपर बात करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है योम सियाह। और ये 27 जो है 27 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हामिदुल मशरकी साहब ने जो कि एक्सपर्ट है फॉरेन अफेयर्स के। उनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मेरे बहुत ही छोटे अंदाज में सिनॉप्सिस में बता दिया कि जो योम सियाह जो है कश्मीर का आज जो है हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मगर इसके पीछे क्या पस मंज़र है और आप क्या समझते हैं कि योम सियाह जो है ये कितनी बड़ी हिस्ट्री रखता है? देखिए ना, बहुत मैं समझता हूँ कि तारीख के स्याह तरीन दिनों में से एक दिन है। और बुनियादी तौर पर जब आज़ादी का ऐलान किया गया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तकसीम किया गया
तो मैं ये समझता हूँ कि बरतानवी साम्राज्य ने बदनीयती से एक ऐसी फसाद की जड़ पैदा कर दी, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा ना बनाकर, जो आज 78 साल के बाद दो एटमी ताकतों के दरमियान सबसे बड़ी वजह तनाज़ा है, जिसकी वजह से 1.5 अरब लोगों की जिंदगियां खतरे में है। अच्छा, हुआ ये कि बड़ी एक सादी सी बात है कि कश्मीर अक्सरियती मुसलमानी रियासत थी। कश्मीर के महाराजा भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक पर रजामंद थे। कायदे आजम से उन्होंने वादा कर लिया और उसके बाद एक ऐलान हो गया कि जी कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। बदकिस्मती से ये हुआ कि नेहरू सरकार ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर के राजा पर जोर डाला और उसके बाद उसको उस मुआहदे से फिरने का कहा गया, जिसके बाद साथ ही साथ 74 ईयर्स अगो 1951-52 में इंडिया ने क्या किया, नेहरू सरकार ने कश्मीर पर कब्जे के लिए अफवाज चढ़ा दी और उस अफवाज चढ़ाने के नतीजे में कश्मीर के ऊपर बाकायदा दुनिया के तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अफवाज चढ़ाई गई। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में गया। अक़वाम मुत्तहिदा में नेहरू ने यह वादा किया कि जी वो इस्तिस्वाबे राय यानी रेफरेंडम यानी आवाम की मर्जी से जो फैसला होगा वो 3 से 6 माह के अंदर अंदर करवाया जाएगा और अगर अवाम ये चाहेंगे कश्मीर के कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम फौजें निकाल लेंगे। बजाय इसके कि उस वादे को पूरा किया जाता, जो कि अल्लामा मशरिकी ने उसी वक्त कह दिया कि ये हिंदू मक्कार बनिया जो है ये अब अपना वादा दूर की बात, ये 70 साल तक कश्मीर की जान नहीं छोड़ेगा और आज हम यही होता देख रहे हैं। और हुआ ये कि उसने बजाय वादा पूरा करने के कश्मीर पर जुल्म सितम शुरू कर दिया। कश्मीर के ऊपर जो है वो कब्जे के साथ साथ हिंदू आबादकारी का मंसूबा बनाया गया, जो कि फेल हुआ और उसके बाद से आज तक हम देख रहे हैं कि इंडियन भारतीय फौज बर्बरियत करती जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर किसी एक खित्ते में सबसे ज्यादा जहां पर अफवाज की तादाद है वो कश्मीर का खित्ता है। यानी इसराइल की बर्बरियत गजा में एक तरफ है, दूसरी तरफ जो है वो मोदी और नेतन्याहू का जो गठजोड़ है वो आज वहीं पर खड़ा है। 1947 में कायदे आजम जो हैं वो इसराइल को मुसलमान उम्मा के सीने में खंजर और एक नाजायज औलाद करार देते हैं और दूसरी जानिब कश्मीर को पाकिस्तान की शहरग करार देते हैं। सो आप इन दोनों की मुमासलत देखें और उसके बाद आज की तारीख में देखें कि आज तक लाखों जो कश्मीरी हैं वो आज़ादी के लिए अपनी जानें दे चुके हैं। जानें, औरतों की इज्जतें पामाल की गई हैं, उन पर मुआशी तौर पर जिंदगी तंग की गई है, लेकिन वो आज भी लड़ रहे हैं। आज सूरत हाल ये हुई कि पिछले 11 सालों में जो मोदी ने जो बदतरीन कार्रवाइयां की उसमें आर्टिकल 370 का खात्मा, जिसके तहत वो एक नीम खुद मुख्तार रियासत थी, वो हैसियत भी छीन ली। 35A का खात्मा, जिसके तहत नॉन कश्मीरियों को कश्मीर में ना तो डोमिसाइल बनाने की इजाजत थी इंडियन नॉन कश्मीर में जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ना ही वहां जायदाद खरीदने की, उसने वो इजाजत भी उनको दे दी। यानी कि उसको मुकम्मल तौर पर जम करने की कोशिश की जा रही है, जिसको भरपूर तरीके से मुजाहमत कर रही है खुद कश्मीर के गयूर अवाम, कश्मीर का नौजवान, कश्मीर की बच्चियां, कश्मीर की खवातीन। तो आज सूरत हाल ये है कि दुनिया के एजेंडे के ऊपर अगर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे देखा जाए ही ना, तो मैं ये समझता हूँ कि मसला कश्मीर जो है वो आलमी सतह पर आलमी जंग का बायस बन सकता है। और ये बात दुनिया, मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया की बहुत सारी रिसर्चेस में कही गई, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया, गार्डियन में लिखा गया। गार्डियन ने वाज़े तौर पर कई आर्टिकल्स में लिखा कि ये जो बरतानिया ने जो गलत तकसीम की उसका नतीजा ये है कि ना तो खित्ते में अमन आया, ना खित्ते में तरक्की हुई और हमेशा के लिए दो सिक्योरिटी फोर्सेस यानी पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने खड़ी हो गई हैं। हामिद मशरकी साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीस टॉक्स होती है UNGA में हर साल जाके जो इस पे बहस होती है और OIC के इजलास में भी बहुत इस पे ज़ेर बहस हुई है, मगर अभी तक कोई भी इम्पोर्टेंस या कोई भी कहते ना कि कोई चीज़ सामने नहीं आई, और ना कानून की रोशनी में, ना कहते ना कि स्टेबिलिटी की रोशनी में, ना पॉलिटिकल कहते ना कि डेमोग्राफिक्स की रोशनी में। देखिए उसके अंदर ही ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो मुसलमानों के जो हकूक़ के मसाइल हैं उनको हल करने में पिछले 70 साल में नाकाम हो गई है। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा अपनी अफादियत और अपनी अहमियत और अपनी साख खोता जा रहा है। बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो कश्मीर के मसले को हल कराने की जिम्मेदारी जो है वो बरतानिया, यूरोप और सबसे बढ़कर अक़वाम मुत्तहिदा की है, जिसके वादे के ऊपर पाकिस्तान ने जब
आज़ाद कश्मीर पर अपनी हमने जब कबायली आगे तक गए तो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने उस वक्त जो जंगबंदी की उसकी बुनियादी वजह यही थी कि लियाकत अली खान को ये प्रॉमिस किया गया कि जी हर हालत में इस्तिस्वाब राय कराया जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा उसकी गारंटर बनी। आज भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितने बड़े तनाज़ात हैं उसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा या वर्ल्ड बैंक या दूसरे इदारे, चाहे वो सिंतास मुआहिदा हो या कोई भी हो, वो जामिन है। अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। वहाँ OIC का आपने नाम लिया, बदकिस्मती से OIC के 54 मुसलमान ममालिक आज तक किसी भी एक एजेंडे पर इकट्ठे नहीं हुए। उसके अंदर बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ ममालिक में डिक्टोरियल रूल है, उनकी अपनी तरजीहात होती हैं, कुछ में आमरीत है, कुछ में बादशाहत है, कुछ में जमहूरियत है, लेकिन कुछ अंदर तो जब मुसलमान उम्मा के तौर पर इकट्ठे नहीं हुए तो बदकिस्मती से वो इस मामले पर भी इकट्ठे नहीं हुए। कश्मीर के ऊपर 8 से ज़ायद करारदादें हैं इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जिन पर अमल करवाना ज़रूरी है, और अगर वो अमल नहीं करवाया जाता तो सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली दोनों जिम्मेदार हैं। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या जो है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जो कश्मीरी अवाम को रिफरेंडम हक़ खुदारियत का हक हासिल है, अगर हाँ तो भारत इसके खिलाफ वर्जी किस तरह कर रहा है, ये भी बताएं। देखिए बात यह है कि भारत ने जो है वो वही रवैया अपनाया हुआ है ढिठाई का, और जिसकी लाठी उसकी भैंस का। और बदकिस्मती ये थी कि गो के अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक भी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक भी कश्मीर के मसले का वाहिद हल जो है वो इस्तिस्वाब राय प्लेबिसाइट यानी रेफरेंडम है। लेकिन चूंकि मैं वाज़ेह तौर पर कहूँगा कि अमेरिका ने उस अंदाज में दबाव नहीं डाला और दुनिया की दूसरी ताकतों ने अपनी मुआशी मफादात की वजह से और मुसलमान दुश्मनी की वजह से इंडिया के ऊपर उस अंदाज में दबाव नहीं डाला गया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करता। वहीं पर हमने देखा, आपको याद होगा, ईस्ट तैमूर जब अफ्रीका में ईसाई एक रियासत आज़ादी हासिल करना चाहती है सूडान से, तो 6 माह के अंदर अंदर वहाँ रेफरेंडम करा के उसको एक अलहदा मुल्क बना दिया जाता है। इसी तरह जहां जहां पर भी ईसाई अक्सरियती रियासतों ने आज़ादी की बात की, उनको फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए अमेरिका ने और नेटो ने और यूरोप ने दबाव डालकर आज़ादी दिलवाई। सो बुनियादी तौर पर ये एक हिपोक्रेसी है, दोगली पॉलिसी है, दोगलापन है वेस्टर्न वर्ल्ड का, अमेरिका का, यूनाइटेड नेशन का, और सबसे बढ़कर ये कि जो जुल्म और बर्बरियत इंडिया कर रहा है उसकी कोई इंतहा नहीं है। और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान 70 साल से इनका मुकदमा भी लड़ रहा है। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है और कश्मीरियों का मरते दम तक यही नारा होता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सैयद अली गिलानी की मिसाल ले लें, ये जितने बड़े बड़े लीडर ले लें, या जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, वो अमीर वाइस फारूक हैं या यासीन हैं, या जितने भी लीडर्स हैं, उन सबका एक ही नारा है कि पाकिस्तान के बगैर जो उनकी है बहुत जिद्दोजहद है, फ्रीडम फाइटर्स की बहुत जिद्दोजहद है। हम उनकी जिद्दोजहद को कहते हैं ना खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिस तरह वो डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पे ऊपर और लोगों की नुमाइंदगी करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भारत हमेशा कहता है कश्मीर उसका अटूट अंग है, ये जो मौक़िफ़ है ये क्या पस मंज़र रखता है? देखिए, ये एक ऐसा जुमला है जो उन्होंने कायद आज़म की उस हकीकत के बाद गढ़ा जब कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया, यानी जगलिंग वेन करार दिया, यानी जिसके बगैर जिंदगी नामुमकिन है, जो आपकी रगों में दौड़ता खून की तरह होता है। तो उसके बाद अटूट अंग का कह देना वो एक ऐसा झूठ का पलंदा है। ना तो जोग्राफियाई तौर पर मैं समझता हूँ कोई ऐसी अहमियत है या इस तरह की जगह पर है जहाँ से इंडिया जो है वो उसको अटूट अंग कहे। अटूट अंग होता है जो खित्ते के अंदर जोग्राफियाई तौर पर बिल्कुल दरमियान में हो, जबकि वो दरमियान में नहीं है। वो तो एक ऐसी रियासत है कश्मीर जो जोग्राफियाई तौर पर नेचुरली पाकिस्तान का हिस्सा नजर आती है। और दूसरी बात यह है कि इस मौक़िफ़ की बिना के ऊपर पाकिस्तान ने हमेशा इसकी नफी की है। पाकिस्तान ये समझता है कि ये ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा है जिसको ना तो पाकिस्तान मानेगा, ना इस्लामी दुनिया मानेगी, ना ही दुनिया के कवानीन के अंदर वो पूरा उतरता है। दुनिया के कवानीन के मुताबिक जिस रियासत के लोग आपसे आज़ादी चाहें, जहाँ 85 से 90% लोग जो हैं वो उस मुल्क के साथ ना रहना चाहें, उसको किसी भी तरह आप अपने साथ जोड़े रखने का, अटूट अंग कहने का हक भी नहीं रखते हैं। और ये एक गैर कानूनी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है जो कि भारत मुसलसल करता जा रहा है। और आज जो सूरत हाल बॉर्डर्स पे हो रही है,
या पहले हम 3 जंगें लड़ चुके हैं, उसकी बुनियादी वजह मसला कश्मीर है, और अब 7 सिंतास मुआहिदा है जिसके दरियाओं का पानी फिर एक बार कश्मीर से आ रहा है। सो दरअसल मसला कश्मीर से जुड़ा हुआ हर मसला जो है वो आज दुनिया के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। दुनिया को इस पर तवज्जो देनी होगी, वरना एक बहुत बड़ी जंग जो है वो दोबारा छिड़ती नजर देखने में भी आ रही है सर, जो कि हालात नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान को मौजूदा आलमी हालात में कश्मीर कॉज को मजीद पॉजिटिव बनाने के लिए क्या हिकमत अमली करनी चाहिए? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि इसराइल की गजा पर बर्बरियत से एक बात साबित होगी कि काबिज जो फौजें हैं वो किस तरह का जुल्म करती हैं, और कश्मीर में और गजा में जितनी मुमासिलत है, पाकिस्तान को इसी चीज को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज और प्रमोट करना चाहिए। दुनिया को समझाना चाहिए कि जिस तरह पूरी दुनिया की आवाम ने, आबादियों ने गजा के लोगों के हक में बहुत खूबसूरती से मुजाहरे किए और एक बार आवाज उठाई गई उस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, इसी तरह कश्मीर का मसला भी जो है वो 8 लाख भारतीय गासिब फौज ने जुल्म और बर्बरियत के एक मैं कहता हूँ खून के दरिया बहा रही है, उसको दुनिया को बताना होगा। दुनिया को बताना होगा कि इंडिया किस तरह आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। दुनिया को बताना होगा कि दुनिया कश्मीर का किस तरह मुआशी इस्तेहसाल किया जा रहा है, उनकी बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, नौजवानों को स्कूलों कॉलेजों से उठाकर और उनको जनाब जेलों में डाला जा रहा है और मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं। तमाम इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं वो बार बार ये रिपोर्टें पेश कर चुकी हैं, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ह्यूमन राइट वॉच हो या दूसरी तंजीमें हो, कि जी कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अगर दुनिया को नजर आ जाए तो शायद दुनिया की तारीख में दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़े मुजालिम वाले जो खित्ते हैं वो उसके अंदर शामिल है, और जालिम जो है वो भारतीय फौज हैं, भारतीय काबज फोर्सेज हैं, और वो कवानीन हैं जो इंडिया ने गैर कानूनी तौर पर कश्मीरियों पर मुसल्लत किए हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो दूसरे कवानीन हो, जिनकी बुनियाद के ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब से हिंदुत्व RSS आइडियोलॉजी, बीजेपी, वो जो गांधी की कातिल है उसकी जमात जब से इक्तदार में आई है मोदी की शक्ल में, तो कश्मीरियों पर जुल्म सितम भी बढ़ गया है, इंसानी हकूक की पामाली भी बढ़ गई है, और ये देखना होगा कि इनको किस तरह रोका जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि भारतीय फोर्सेस की जानिब से इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी की आपने बात की है, उसमें बैनुल-अक़वामी तंजीमें जो है वो क्या मौक़िफ़ रखती हैं? क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो है वो मेन इशू है। गज़ा के ऊपर भी बात हुई तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात हुई, कश्मीर के ऊपर भी बात होती है तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात होती है। तो क्या ह्यूमन राइट्स जो है वो क्या इम्पोर्टेंस नहीं रखते, वो डोमिनेट नहीं करते? बिल्कुल हिना, देखिए वही बात आती है बार बार कि दुनिया का दोहरा मैयार है। जिस तरह यूक्रेन के बच्चों की नीली आंखें उनको नजर आती हैं, रूस का जुल्म नजर आता है कि जी चूंकि उसमें जो जान से जाने वाले बच्चे, औरतें जो हैं वो सफ़ेद रंग और नीली आंखों वाले हैं, जबकि दूसरी तरफ कश्मीरी जो हैं चूंकि वो एशियाई हैं, चूंकि वो मुसलमान हैं, उन पर होने वाला जुल्म जो है वो नजर नहीं आता। तमाम दुनिया की बैनुल-अक़वामी जो ह्यूमन राइट की इंडिपेंडेंट तंजीमें हैं वो ये वाज़े तौर पर रिपोर्ट्स कह चुकी हैं कि शायद 70 साल के अंदर जहां जिस खित्ते में सबसे ज्यादा रियासती तशद्दुद और कत्ल गारत हुआ है वो कश्मीर है। फिर दुनिया की रिपोर्टें ये कह चुकी हैं कि रॉ जिस तरह कश्मीरियों के खिलाफ पूरी दुनिया में कार्रवाइयां करती है वो भी सामने है। फिर उसके बाद ये भी बात सामने आई कि इंडिया जिस तरह मुनज़्ज़म दहशतगर्दी के लिए पूरी दुनिया के अंदर अपना एक नेटवर्क भी बना रहा है, दुनिया के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है, वो भी दुनिया को नजर आ रहा है, वो रिपोर्ट्स के अंदर है। फिर मैं हवाला देता हूँ गार्डियन की रिपोर्ट देखें जिसने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि किस तरह इंडिया ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE जैसी ममालिक को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। वहीं पर यहाँ अब वक्त आ गया है कि दुनिया को बताया जाए कि कश्मीर का मसला जो है वो एक सुलगता हुआ आतिशफिशां है। एक ऐसा आतिशफिशां अगर वो फट पड़ा तो 2 आलमी न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान आमने सामने आ जाएंगी और जंग जो है वो हो सकती है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर हामिदुल मशरकी साहब जो कि एक्सपर्ट है फॉरेन अफेयर्स के। आज जो है 27 अक्टूबर है और ब्लैक डे मनाया जाता है कश्मीर के हवाले से, और कश्मीर की जो 78वीं जो है वो
इस साल हो चुके हुए हैं, जिस तरह फोर्सेबली जो है वो कश्मीर को लिया गया और वहाँ फ़ौजें भेजी गई और उसका कंट्रोल हासिल किया गया, आज भी जो पाकिस्तान है मुंतज़िर है और कहते हैं ना कि आलमी सतह पर एडवोकेट कर रहा है कश्मीरियों के हक़ के लिए, कश्मीरियों की जदोजहद के लिए, कश्मीरियों के कहते हैं ना कि हक़ खुददारियत के लिए, मगर अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है। मगर अल्लाह ताला करे कि कश्मीरियों की आवाज़ भी सुने जाए, हर मौके पर सुनी जाए, हर प्लेटफॉर्म पर सुनी जाए। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है UNGA के ऊपर उन्होंने स्पेशली कश्मीर का जो इशू है वो सबसे बढ़कर रेस किया है। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपने एक जुमला तो सुना होगा इंग्लिश में कि नेचर अबहोर्स अ वैक्यूम। तो नेचर के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। और कुदरत अपनी रंगीनियों और हैरतों से कभी खाली नहीं होती। हमने हमेशा कहते हैं ना कि सब्ज़ घास के मैदान देखे हैं, बहार में फूलों के रंग बिरंगी चादरें देखी हैं, मगर सोचिए ज़रा कि घास जो है सब्ज़ की बजाय गुलाबी हो जाए तो मंजर कैसा लगेगा। जी हाँ, जनूबी कोरिया में इस वक्त जो है ज़मीन पर जैसे ख्वाब उतर आए हों, घास वाकई गुलाबी हो गई है और ये मंजर इतना दिलकश है कि जैसे किसी मुसव्विर ने ज़मीन पर रंगों से जादू कर दिया है। ये हसीन नज़ारा पिंकी मोली ग्रास के नाम से जाना चाहता है, एक नायाब मगर सजावटी घास जो आम सब्ज़ घास से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये घास अमेरिका के जनूबी हिस्सों से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन अब जनूबी कोरिया में हर साल ख़िज़ा के मौसम पर बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। सितंबर से नवंबर तक जो है सिउल जजीरा, जेजो झील, गप्त्योन और ख़ास तौर पर पढ़ानुल पार्क गुलाबी घास के समुंदर में बदल जाते हैं। धूप पड़ने में ये घास जो है अपने नरम गुलाबी और हल्के बनफशी रंग के झुरमटों के साथ बादलों जैसी लगती है। इतनी खूबसूरत कि सयाह दूर दूर से सिर्फ एक लम्हा इस मंजर को कैमरे में कैद करने आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि गुलाबी घास को बहार नहीं बल्कि ख़िज़ा का मौसम ज़्यादा पसंद है। हल्की धूप, खुश्क हवा और नकासी आब वाली मिट्टी यहाँ उसके बढ़ने की मिसाली कैफियत है। ये घास ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए ज़्यादातर ऊंची या खुश्क ज़मीनों पर उगाई जाती है। और व्यूअर्स, एक बार कितने लगाने के बाद ये घास कई बरस तक खुद ब खुद उगती रहती है। यूँ लगता है जैसे कुदरत ने एक बार रंग भर दिए हों और अब हर ख़िज़ा में वो रंग जो है खुद ही लौट आते हैं। और आप जनूबी कोरिया का सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो याद रखें कि अक्टूबर के पहले 2 हफ्ते इस गुलाबी घास को देखने का सबसे बेहतरीन मौका आप हासिल कर सकते हैं। चाहे आप हैनुअल पार्क जाएं या जीजू जजीरे के खुले मैदान में, आपको लगेगा जैसे ज़मीन ने गुलाबी लिबास पहन लिया हो। गुलाबी घास ना सिर्फ कोरिया की पहचान बनती जा रही है बल्कि इस बात की याद दहानी भी है कि कुदरत का हर मौसम, हर रंग अपनी एक अलग कहानी सुनाता है, जिस तरह के हमने आपको कहानी सुनाई है। तो व्यूअर्स, प्लीज़ अगर आप जाते हैं जनूबी कोरिया तो जाके स्पेशली ये घास देखने जाए, क्योंकि ये ऐसी नायाब घास है जो हमें दुनिया के किसी कोने में नज़र नहीं आ सकती। पिंक ग्रास का जो कॉन्सेप्ट है एक अनोखा कॉन्सेप्ट है जो कि कहते हैं ना कि आर्टिफिशली तो हो सकता है मगर कुदरती तौर पर नेचर इसको उगा रही है, दैट्स वेरी डिफरेंट। तो मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है कि मैं जाऊं और जल्दी से इस घास को देखूं और ख़ास तौर पे जीजू जजीरे का जो है पूरा दौरा करूं। तो प्लानिंग आप भी करें, हम भी करते हैं, देखते हैं कि पहले कौन इसको कैमरे में बंद करता है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। रैनी चढ़ी रसूल की रंग मौला के हाथ, जिसकी चुनरी रंग डाली रे धन धनु से के भाग, तो से नैना नैना नैना, 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 तो से नैना नैना नैना। हो छाप तिलक, हो छाप तिलक सब चीर नीले मोसे नैना मिलाई के,
छाप तिलक सब चीर नीले मुँह से नैना मिलाई के, 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 मत वाली सब चीर नीले नैना मिलाई के, मत वाली सब चीर नीले मुँह से नैना मिलाई के, मेरे गा गा रे गा गा रे गा रे गा गा रे गा मा 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 गा मा नी दा मा दा मा गा मा नी 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 दा नी दा मा दा मा गा मा गा गा रे गा रे सा रे। खुसरो निजाम के बल बल जाइयो मोह से, नी दा नी दा मा दा नी दा नी नी दा नी नी दा नी दा मा दा मा गा रे सा। खुसरो निजाम बल बल जाइयो मोह पे, बल बल जाइयो मोह पे, बल बल जाइयो, बल बल जाइयो, बात अदम कह दी नीले मुँह से नैना मिलाई के, बात अदम कह दी नीले मुँह से नैना, हाँ जी मुँह से नैना, नीले मुँह से नैना मिलाई के। वाह वाह वाह, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत जी। हमें ज्वाइन किया है मोहसिन अब्बास और लकी अली ने। आपने देखा है कि अगर पाकिस्तान के सूफ़ी म्यूज़िक की बात की जाए, फोक म्यूज़िक की बात की जाए या कवाली की बात की जाए तो हमारे पास जो है बेतहाशा जो है टैलेंट मौजूद है। जैसे कि देखा कि ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के गोल्ड मेडलिस्ट मोहसिन अब्बास ने आज हमें ज्वाइन किया है, अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें कहते ना कि एक गीत पेश किया है। और अगर हम इसकी सूफ़ी की हिस्ट्री के ऊपर जाएं तो ये कहते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया के दरबारों से ये जो हिस्ट्री है ये शुरू होती है। और ये कहते हैं ना कि कवाली जो है, ये सिनफ़े कवाली जो है ये औलिया कराम और दरबारों की खूबसूरती है, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ। और आज हर घर में, हर शादी में, हर महफिल में ये जो सिनफ़ है इसका इजहार होता है। ये एक मैसेज होता है, लोगों को दिया जाता है, जहाँ पीस के बारे में बात की जाती है, जहाँ मोहब्बत के बारे में बात की जाती है, जहाँ इंसानियत के बारे में बात जाती है, जहाँ कहते हैं ना कि जितने जुल्म है, जितनी बेहरा रवी है, उसके ऊपर बात की जाती है। तो ये कल्चरल जो फेस्टिविटी है ये पाकिस्तान का हमारा हिस्सा है, हम इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। तो मोहसिन के ऊपर हम बात करेंगे कि मोहसिन आपने जो है इस खूबसूरत कहते ना कि तर्ज का, इस जॉनरे का आगाज़ कहाँ से किया? क्योंकि सूफ़ी बहुत मुश्किल है, क्लासिकल मौसीकी से मुश्किल मौसीकी कहीं नहीं है। बिल्कुल। एक्चुअली क्लासिकल जो मौसीकी है वो बेसिक्स है म्यूज़िक की। जिस सिंगर को क्लासिकल म्यूज़िक आता है वो किसी भी तरह का म्यूज़िक कर सकता है। और मेरा जो मोटिव है वो सूफ़ी म्यूज़िक को और क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोट करना है। और मैंने शाम 84 घराने से जब शागिर्दी हासिल की उस्ताद लताफ़त अली खान साहब की, तो उन्होंने भी मुझे यही लेसन दिया कि अपने कल्चर को प्रमोट करना है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया जब, तो वहाँ पे तो यूथ को टॉर्च बेरर्स कहा जाता है, तो वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फिर ग्रूम करते गए और अल्लाह का शुक्र है कि अब परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इंडो पाक घराने हैं, शाम 84 की बात की जाए, पटियाला घराने की बात की जाए और बहुत से और घराने और हैं। तो हमें थोड़ा सा ये बताएं कि इन घरानों की जो एक वैल्यू है, इनका वैल्यू एडिशन है मौसीकी के अंदर, कॉन्ट्रीब्यूशन है, मगर जो आपने अभी जो कलाम सुनाया है ये कलाम कहाँ से ड्राइव हुआ? ये क्योंकि हमने बहुत जगहों पर ये सुना है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है? ये जो कलाम है ये हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सरकार का लिखा हुआ कलाम है, और ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पे गाया गया, बड़े सगीर में सब कॉन्टिनेंट में गाया गया, और अब तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये गाया गया। और राग एमन में इसकी कंपोजिशन बनाई गई, वो भी हज़रत अमीर खुसरो सरकार ने ही बनाई। अच्छा। और क्योंकि वो रागाज जितने भी थे उनकी इन्वेंशंस उनकी ही थी, और ये जो सूफियाना कवाली है उसमें भी ये यूज़ होता है, और एज आ सूफी सॉन्ग ये। अच्छा, मैं मोहसिन आपसे पूछना चाहूँगी कि राग के ऊपर आपने बात की है, ये कहा जाता है कि सुबह के राग मुख्तलिफ होते हैं, रात के राग मुख्तलिफ होते हैं, सूरज चढ़े तो वो राग डिफरेंट होता है, बारिश आए तो वो राग मुख्तलिफ होता है। तो ये राग की क्या कैफियत है, क्या ये इसके ऊपर इम्पोर्टेंस रखते हैं? एवरी राग हैज़ अ टाइम, हर राग का अपना एक वक्त है। फिज़िक्स के लिहाज से हर नोट का अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, उन फ्रीक्वेंसीज का अपना अपना एक टाइम है। अब मॉर्निंग के जो रागास हैं उनमें राग भैरव और
उसके बाद जब थोड़ा सा सूरज ऊपर आता तो टोडी स्टार्ट हो जाती, उसके बाद फिर थोड़ा सा और उसके अलावा दूसरे किस्म के रागाज हैं वो, फिर शाम का राग एमन आ जाता है, रात में लेट नाइट दरबारी राग जो बहुत फेमस है बरसगीर में, सब कॉन्टिनेंट में वो है। तो ये सारे रागाज के अपने अपने टाइम, उन टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग ही गाने पड़ते हैं राग। अच्छा, ये कोई इम्पैक्ट क्रिएट होता है? जैसे सुबह का राग हो तो आपको होप दिलाता है, राग का राग हो तो आपको सुकून की कैफियत देता है, ऐसे भी कोई रागों के अंदर कोई चीजें आती हैं? जी बिल्कुल इस तरह ही। ये जो हर राग का एक अपना एक वो होता है, यूनर है, हर राग की अपनी ट्रांस है, उस ट्रांस में इंसान चला जाता है। और इसी कोई म्यूजिक थेरेपी के ऊपर भी लोग काम करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप क्लासिकल म्यूजिक से वाबस्तगी आपकी, क्लासिकल म्यूजिक में आपके रोल मॉडल कौन है? किसको सुनते हैं, किसको फॉलो करते हैं? मैं उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुनता हूँ, उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब को सुनता हूँ, उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद अमानत अली खान साहब को सुनता हूँ। हमारे पटियाला घराना, शामचुरा से घराना और ग्वालियर घराने के उस्ताद शगन जो हमारे बुजुर्ग भी हैं फैमिली के, आबदा परवीन साहिबा। और सुफियाना में हम आबदा परवीन साहिबा को सुनते हैं। और फोक में साईं ज़हूर जी और भी पठाने खान साहब जिनकी यार डैडी सॉन्ग है जिनका बहुत मशहूर। उसके अलावा आरिफ लोहार साहब, बिग मैस्ट्रो पाकिस्तान, बड़ा अच्छा। अच्छा मोहसिन, क्लासिकल मौसीकी का कितना स्कोप है? क्योंकि अब लोग जो है ना इम्प्रोवाइजेशंस आ रही हैं, क्लासिकल के साथ पॉप को जोड़ा जाता है, रैप को जोड़ा जाता है, म्यूज़िक जो है एकदम से डिफरेंट हो चुका है, दो जॉनरास बन के एक म्यूज़िक बना रहे हैं। तो बिल्कुल क्लासिकल गाना अभी इसकी डिमांड है? देखिए, क्लासिकल जो है ना वो एक स्पेसिफिक लोगों का काम है, ये बादशाहों का और वलियों का काम है। ये सुनते बादशाह हैं और वली सुनते हैं, और जो गाने वाले हैं क्योंकि एक स्मॉल। अभी हमें क्या सुना रहे हैं? अभी हम आपको सुनाएंगे एक कवाली ही सुनाएंगे जो कि वन ऑफ माय फेवरेट कवाली। अच्छा। क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक में जरा थोड़ी सी सरगम वगैरह आ जाती है तो वो कवाली के साथ मर्ज हो जाती है, तो हम उसको कवाली आपको सुनाएंगे। बिल्कुल, हम सुनना चाहते हैं और हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं आपसे। नहीं आना मेरे दिल बरमाही, वे तू चुप कर झूठे खावा, तू ही झूठा, तेरे बोल भी झूठे, होते कुतारी मार उड़ावा, जे खबर देवे सोने माही दे आवन दी, तक कुट कुट चूड़ियां पावा, साडा दिल मोड़ दे, 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 तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, असां नित दा, असां नित दा, असां नित दा, असां नित दा विछोड़ा नहीं हुसैना, हाय असां नित दा विछोड़ा नहीं हुसैना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां soft, it's a tan push, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे
दिल मोड़ दे असां नित दा विछोड़ा नहीं सहना हाय असां नित दा विछोड़ा नहीं सहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे 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 तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे हाँ तेरी मर्जी है साडे कोलों वक होने दी तेरी मर्जी है साडे कोलों वक होने दी साडी मर्जी है तेरे पिछे कख होने दी साडी मर्जी है तेरे पिछे कख होने दी ओ असां घड़ी पल असां पल भी जुदाई दा नहीं सहना है असां पल भी जुदाई दा नहीं सहना असां पल भी जुदाई दा नहीं सहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे 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 तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा निसा सा 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 तन 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 रे 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 निता तरे तरे निता तन तन तरे निता तरे रे तरे गा 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 मा 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 बा 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 ने 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 नी नी तरे 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 नी नी दा दा बा बा मा 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 गा 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 रे 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 तरे निता तने दा जे तू नित दा विछोड़ा नहीं सहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे जी वाह बहुत खूब ज़बरदस्त आज सुबह सुबह कवाली का चश्मा आपने बांध दिया है बहुत खूबसूरत लेकिन बड़ी जान लगती है कितनी रियाज करते हैं कब कब करते हैं रियाज तो आजकल का टाइम नहीं मिल रहा आजकल रियाज के लिए तो अच्छा। बस ये जो उस्तादों से सीखा हुआ है उसी के ऊपर ही आते जाते कभी ड्राइव के दौरान गा लिया और ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ही रियाज मोस्टली होता है हम लोगों का अच्छा आप अपना बैंड चला रहे हैं आजकल तो अपने बैंड के बारे में बताएं उस बैंड में कौन कौन है आप खुद ही वोकलिस्ट हैं मैं वोकलिस्ट हूँ एंड इज द तबला प्लेयर ऑफ माय बैंड ठीक है सरमद अली लकी और 2 गिटारिस्ट हैं एक ड्रमर है बिकॉज एक फ्यूजन बैंड है सूफी रॉक्स के नाम से यस उसमें कवाली और सूफियाना म्यूजिक को हम वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कंटेम्प्रेरी कर रहे हैं उसको जरा आगे लेके चल रहे हैं अच्छा इन बिटवीन यू नो आगे अल्लाह में जिसने बरकत डाले आजकल जॉनरास चेंज हो रहे हैं इम्प्रोवाइज्ड हो रहे हैं पहले जॉनरा एक तरीके से होता था अब तो शादियों में भी लोग जो है कवाली बहुत ज़्यादा सुनी जा रही है इतनी डिमांड है कोई कवाल जो है वो इन सीजन में फ्री नहीं होता तो ये इम्प्रोवाइजेशन जो कर रहे हैं इसका क्या स्कोप है इसका स्कोप इम्प्रोवाइजेशन का ये इंटरनेशनली स्कोप है इसका इंटरनेशनली स्कोप इसलिए क्योंकि वेस्ट की दुनिया ज़्यादा सुनती है इसको क्योंकि नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने एक ऐसा जॉनर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है जो कि वो जो भी कवाली गा रहे हैं जितने भी लोग यहाँ पे पाकिस्तान हिंदुस्तान में जितने भी सिंगर्स हैं सारे उनका ही म्यूज़िक गा रहे हैं पाकिस्तान के आर्टिस्टों का ही म्यूज़िक गाया जा रहा है सब जगह पे और दुनिया खा रही है उनका म्यूज़िक गा के एग्जैक्टली और दूसरी बात ये कि ये जो म्यूज़िक है ना हमारा कवाली इसको एज अ कवाली भी बैंड के साथ चला रहे हैं एज अ कवाल पार्टी के साथ लाइक वो भी कर रहे हैं शादियों में भी इवेंट्स वगैरह भी सारे आजकल यू नो बैंड भी आपका चल रहा है तो फेस्टिवल्स वगैरह भी होते हैं बाकी जिस तरह भी उसको लेके चल रहे हैं स्कोप इसका बस ये है कि दुनिया बुलाती है सुनती है अच्छा आप कवर गा रहे हैं कि आपने अपने कोई सॉन्ग्स बनाए हैं कोई खुद कंपोज किए हुए हैं खुद कंपोजिशंस की हुई हैं इट्स ऑन वे मेरी एल्बम इंशाल्लाह ताला आएगी कवाली की ही एल्बम आएगी सूफियाना म्यूज़िक की अच्छा क्योंकि सूफ़ी म्यूज़िक का एक अपना इम्पैक्ट है वो एक छाप छोड़ देता है वो हमारे सूफ़ी सेंट्स के जो वर्सेस है वो हम उसको लेकर चलेंगे एंड इट विल बी यू नो ऑन एयर सून जल्दी अच्छा जिस तरह आपने देखा है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं नेस्कैफे बेसमेंट आया कोक स्टूडियो है और भी प्लेटफॉर्म्स आए हैं मगर सूफियाना यू नो कलाम के लिए स्पेशली कोई प्लेटफॉर्म नहीं डिज़ाइन किया गया जिसमें जब सूफ़ी म्यूजिशियंस आएँ और इंस्ट्रूमेंट्स भी वही हों जो कि यू नो वही बजते थे जो कि पुराने ज़माने से लेकर आज तक वही बज रहे हैं जिसमें तबला हो गया हारमोनियम हो गया और भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स और हैं तो डफ हो गया तो ये क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता ये कोक स्टूडियो और जो नेस्कैफे बेसमेंट्स हैं वो इन लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया सूफियाना म्यूजिक को बट इम्प्रोवाइज तरीके से स्पेशली प्रॉपरली प्योरली कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि क्लासिकल को प्रमोट कर सके राइट ये तो है बिल्कुल बट ये
चाहिए इन लोगों को भी कि इस चीज़ को प्रमोट करें, न्यू टैलेंट को तो प्रमोट कर रहे हैं, आगे भी करें, बाकी भी सबको चांसेस दें ताकि आगे हमारे मुल्क का जो है न्यू टैलेंट आ गया है। हमारा दिल चाह रहा है कि हम आपसे बहुत कुछ सुने, तो अभी भी हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, तो क्या सुना रहे हैं? अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और गीत सुनाते हैं आपको आबदा परवीन जी का। हाँ बिल्कुल, ट्रिब्यूट टू आबदा परवीन साहिबा। जी जी। आजकल वैसे ही वो बहुत बीमार है, अल्लाह में उनको सेहत दे। आमीन। और हमारे मुल्क का सरमाया है, पाकिस्तान की पहचान है, हमारा प्राउड है। बिल्कुल। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती बोड़ी ने तबीबा नहीं ता मैं मर गई। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती बोड़ी ने तबीबा नहीं ता मैं मर गई। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचा करके थैया थैया छेती बोड़ी ने तबीबा नहीं ता मैं मर गई। छेती बोड़ी ने तबीबा नहीं ता मैं मर गई। तेरे इश्क नचाया, बुल्ले शाह नू सदो शाया नायत दे बूहे, बुल्ले शाह नू सदो शाया नायत दे बूहे, जिसने मैनू पवाए चोले साए ते सूए, जिसने मैनू पवाए चोले साए ते सूए, ओ कामिल मुर्शद। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो हमें ज्वाइन किया था मोहसिन अब्बास और लकी अली ने। हमने अपने प्रोग्राम का इख्तिताम जो है क्लासिकल मौसीकी से किया। क्लासिकल मौसीकी अपने अंदर आप एक बहुत बड़ी मिसाल है, पाकिस्तान की पहचान है, पूरे बड़े सगीर की पहचान है और हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे चेहरों पर स्माइल और खुशी लेकर आता है। हमारे कॉन्टेंट पर जाएँ और प्लीज़ जाके कॉमेंट भी कीजिए। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।